अब हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के अंतर्गत कि विश्व के साथ संबंधों के आधार पे। अभी हमने देखा सरकार की भूमिका के आधार पे और विकास की अवस्था के आधार पे। अब बात करेंगे विश्व के साथ संबंधों के आधार पे बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इनको। बंद अर्थव्यवस्था से मतलब है जो उदासीन हो, यानी अन्य देशों के साथ निर्भरता न रखे या विश्व के साथ संबंधों को हतोत्साहित करे या संरक्षण पर बल दे। कहने का मतलब ये है कि कोई जैसे देश है, इसकी पूरी कोशिश ये रहे कि हमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, अपने देश के अंदर ही, किसी देश के साथ आयात निर्यात पे दिलचस्पी न रखना। यानी इसको ये डर होना कि यदि ये दूसरे देशों से जो वस्तुओं को आयात करने लगेगा तो कहीं ना कहीं इसके देश के उद्योगों को संरक्षण नहीं हो पाएगा या खतरा हो जाएगा, इसलिए ये अपने आप को बंद करके रखता है। अन्य देशों के साथ आयात निर्यात का जो वो होता है, इसको मतलब इच्छा उदासीन होती है। कहने का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ संबंधों के प्रति उदासीन हो या आत्मनिर्भरता पे बल दे, विश्व के साथ संबंधों को हतोत्साहित करे और संरक्षण पर बल दे। यानी अपने देश के उद्योगों को, कृषि को संरक्षित करने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध ना रखना, ये जो कि आज की दुनिया में बंद अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। हर देश को दूसरी किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी तकनीक के लिए विश्व के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यदि कोई देश निर्भर नहीं रहना चाहता तो वो फिर विकास का जो तरीका है, वर्तमान में तकनीक जो विकसित हो रही है, वो उससे पिछड़ जाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझिए विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध रखने में उदासीन होना, चाहे तकनीक के स्तर पे हो चाहे वस्तुओं के स्तर पर हो। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां संरक्षण की बजाय प्रतिस्पर्धा पे बल देना। यानी अपनी जो बाउंड्री है उसको खोल के रखना कि कोई अच्छी चीजें हैं, अच्छी तकनीक है, अच्छी वस्तु है, तो विश्व के अन्य देशों से अपने देश में आए। यदि अपने देश में आएगी तो इससे क्या होगा, जो देसी उत्पादक हैं, विदेशी वस्तुओं के आने से उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वो भी अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे, वस्तुओं को बेहतर करेंगे। तो इसका ये फायदा मिलेगा कि शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से वो देश जुड़ जाएगा जो अपनी अर्थव्यवस्था को खुला रखेगा। यानी विश्व के अन्य देशों के साथ जो मेल मिलाप के साथ चलाएगा, तो आर्थिक क्रिया संपन्न कराएगा, मतलब दूसरे देशों के साथ निर्भरता बढ़ाएगा। इससे उस देश में वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, निवेश का, तकनीक का आवागमन प्रोत्साहित होगा। यानी यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन रखेंगे, खुली रखेंगे, तो यहाँ वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, निवेश का, तकनीक का मुक्त प्रवाह होगा। एक देश से दूसरी देश में ये सारी चीजें आसानी से आएंगी जाएंगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जिससे देश के आर्थिक संबंध शेष विश्व के साथ हो। यानी भारत है जैसे, तो विश्व के अन्य देशों पे अलग अलग किसी किसी के लिए, किसी देश से तकनीक के लिए, ठीक है, जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जितने भी दुनिया के देश हैं सबसे भारत, इजराइल हो गया, जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कहीं से तकनीक लेता है, कहीं से हथियार लेता है, कहीं से निवेश लेता है, कहीं से तो इस तरह से यदि जुड़ा है कोई देश आर्थिक संबंधों के लिए विश्व के अन्य देशों से, तो ये कहलाएगी खुली अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है, एक देश से दूसरे देश मुक्त प्रवाह वस्तुओं का और सेवाओं का होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निर्यात शुल्क नहीं लगाता और आयात शुल्क भी कम से कम रखा जाता है, ताकि वस्तुएं आसानी से आए और वस्तुएं आसानी से जाएं, कहीं ना कहीं उनमें प्रतिबंध ना लगे। तो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर हो गया, ये मुख्यतः खुली अर्थव्यवस्था के बहुत बेहतर उदाहरण है। बंद अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जिसके आर्थिक संबंध शेष विश्व के साथ नहीं होते। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात गतिविधियां शून्य होती हैं। उदाहरण आप उत्तर कोरिया का दे सकते हैं। तो ये यदि एग्जाम में लिखने को आता है बंद और खुली अर्थव्यवस्था, टीप लिखने को आएगी तो आप इतना लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर रखिए। बस निष्कर्ष यही है कुल मिला के कि बंद और खुली का, कि विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध किसी देश के कैसे अच्छे हैं, ओपन है, एक दूसरे के साथ संबंध रखता है तो खुली अर्थव्यवस्था, यदि नहीं रखता, अपने में ही रहता है, तो बंद अर्थव्यवस्था। बात खत्म। कुछ शब्द आपने और सुने होंगे, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के देश। तो थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं, कभी कभी कहीं बात हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। प्रथम विश्व के देश का मतलब सिर्फ इतना सा है, वो पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है पहले हम पढ़ चुके, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो अमेरिका समर्थित थे।
जैसे आप नाटो बोल सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के जो सदस्य हैं वो अमेरिका के समर्थित हैं और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो नाटो समर्थित या अमेरिकी समर्थित नाटो सदस्य देशों को हम बोलते हैं प्रथम विश्व के देश, या पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका सहित पश्चिम यूरोप के देशों को हम बोलते हैं प्रथम विश्व के देश। द्वितीय विश्व के देश क्या हैं? रूस समर्थित, यानी जो समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा या समाजवाद को मानने वाले देश, पूंजीवादी देश हैं जो अमेरिका का समर्थन करते हैं, यानी यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोपीय देश, पूंजीवादी देश। प्रथम विश्व के देश समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा रूस समर्थित देश कहलाते हैं द्वितीय विश्व के देश, यानी रूस, चीन, क्यूबा ऐसे देश जहां समाजवादी विचारधारा का बोलबाला। अब तृतीय विश्व के देश, ये मुख्यतः उस समय का है जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद की जो स्थितियां बन रही थी, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां जो बनी थी उस समय की हम बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरी दुनिया थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक गुट अमेरिका की तरफ था, दूसरा गुट रूस की। जो अमेरिका के समर्थक थे वो प्रथम विश्व के देश कहलाते थे, जो रूस के समर्थक थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो द्वितीय विश्व के देश कहलाते थे। तो प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कैटेगरी बनी। लेकिन तृतीय विश्व के देश वो देश थे जो इन दोनों का समर्थन नहीं करते थे, ना पूंजीवादी का और ना समाजवाद का, यानी ना तो वो अमेरिका के पक्ष में थे और ना वो रूस के। तो ऐसे देश कहलाए तृतीय विश्व। तो ये क्या करते थे? एक गुट निरपेक्षता की स्थापना की और ये दोनों गुटों से अलग रहे। यानी ऐसे समय में जो राष्ट्र नौसौधीन हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो देश आजाद हुए, वे हथियारों की होड़ से बचते हुए अपना विकास करना चाहते थे। इन दोनों के चक्कर में हथियारों में नहीं पड़ना चाहते थे। इन राष्ट्रों ने दोनों राष्ट्रों का समर्थन ना किया, ना अमेरिका का समर्थन किया ना रूस का, और गुट निरपेक्षता की स्थापना की, यानी हम किसी भी गुट में नहीं, ना अमेरिका के गुट में ना रूस के। इस संगठन में शामिल देशों को तृतीय विश्व के देश कहा गया, यानी जो पूंजीवादी राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे और ना ही समाजवादी राष्ट्रों के पक्ष में थे और ना ही हथियारों की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहते थे। वो देश अलग गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे, किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आजाद हुए थे, जैसे भारत मान सकते हैं। ऐसे देशों को तृतीय विश्व के देश कहा गया। तो आपको ये टर्म पता रहना चाहिए, प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश और तृतीय विश्व के देश। कभी एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख पाओगे। तो निष्कर्षता कहा जाए तो हमने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी में अमेरिका, ब्रिटेन, समाजवादी में रूस का उस समय का सोवियत संघ था, मिश्रित में भारत, विकास के आधार पे विकसित पढ़ा यूएसए, विकासशील इंडिया, अल्प विकसित में सहारा देश, और वैश्विक संबंधों के आधार पे खुली अर्थव्यवस्था इंडिया, अब बन रही है खुली अर्थव्यवस्था, और बंद अर्थव्यवस्था नॉर्थ कोरिया। ये सारे हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार नियंत्रण के आधार पे, विकास की अवस्था के आधार पे और वैश्विक संबंधों के आधार पे कंप्लीट किया है। तो आप इनको देखें सभी लेसन को, ताकि एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। साथ में हमने प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश और तृतीय विश्व के देशों के बारे में भी जाना है। इससे क्या होगा, आपका एक जो फ्रेम है दिमाग में कि यदि ये टर्म कहीं यूज होते हैं तो आप इनकी मीनिंग समझ पाओगे कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे के लेसन देखते हैं।